आई एम चंद्रेश पटेल फ्रॉम ब्राइट सोप्स एजुकेशन। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉल्यूशन, उसमें पहले देखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन, दूसरा देखेंगे डिप्रेशंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट्स, और उसी के ऊपर से हम एक मॉलिक्यूलर एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे जो अननोन सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास उसके ऊपर से ढूंढा जाएगा, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी देख लेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है तो आप जानते हो, सॉलिड सब्सटेंस और लिक्विड सब्सटेंस का डिफरेंस याद कर। सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स की कंडीशन क्या होती है, सिंपल है, पढ़ चुके हो। तो लिक्विड को जिस कंटेनर में डालो उसका शेप हो जाएगा पर वॉल्यूम मेंटेन रहेगा, जबकि सॉलिड का वॉल्यूम भी सेम रहेगा, शेप भी सेम रहेगा। उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन है कि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स क्लोज अटैच होके एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चराइज हो जाएगी, जबकि लिक्विड में मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, मोशन में रहेंगे, इसलिए उसका शेप फिक्स नहीं। फिर सोचो कि हमें कोई सब्सटेंस को लिक्विड में से सॉलिड में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, तो नॉर्मल बात है, टेम्परेचर डाउन ले जाएंगे। टेम्परेचर डाउन ले जाने से साथ साथ होता क्या है, तो लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स घूमते रहते थे वो स्ट्रक्चराइज हो गए सॉलिड फॉर्म में, और इसका रीजन उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज जाएगी। मॉलिक्यूल स्ट्रक्चराइज होंगे तो वेपर में इजीली कन्वर्ट नहीं होंगे सॉलिड फॉर्म में, तो सॉलिड का वेपर प्रेशर लिक्विड से कम। और ऐसा टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड जितना हो जाए, तो इस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाएगा। तो डेफिनेशन ऐसे लिखा जाएगा, टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of substance in liquid phase is equal to the vapor pressure of substance in solid phase. It's called freezing point. तो पढ़ सकते हो, the temperature at which the vapor pressure of the substance in its liquid phase is equal to its vapor pressure in the solid phase is called the freezing point of a substance. प्रैक्टिकली एक चीज देखते हैं कि भाई सपोज हमारे पास वाटर है, तो उसको फ्रीज करके बर्फ में कन्वर्ट करना है, तो 0 डिग्री टेम्परेचर ला दो, वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाए। पर उसी वाटर में मैक्सिमम सैचुरेटेड सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बना दो, मतलब सोडियम क्लोराइड इतना डिजोल्व कर लो कि भाई ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाए, और इसको फिर आइस में कन्वर्ट करना ट्राई करो। कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वो आइस में कन्वर्ट होता है वो देखना है। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द मीन्ट बाय डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हाउ वुड यू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट किसको बोला जाएगा। तो मैंने बोला आइस 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे बनेगा वाटर में से, जबकि आपने वाटर में सोडियम क्लोराइड डालने के बाद सॉल्यूशन बनाया हुआ है, तो ये सॉल्यूशन 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होगा। वो 0 डिग्री से भी बहुत नीचे टेम्परेचर जाएगा, मोस्टली -33 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर नीचे जा सकता है, तब जाके वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट जो है इससे इसमें बना हुआ सॉल्यूशन का डाउन जा रहा है, और इससे कोई डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बोलते। देख सकते हो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर याद कर लो कितना होगा, कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वाटर का आइस बनेगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वाटर में से आइस बनेगा। पर उसी वाटर में मैंने सोडियम क्लोराइड डाल दिया, सॉल्यूशन बनाए, तो अब ये 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फ्रीज नहीं होगा। क्या होगा, इससे भी नीचे जाएगा टेम्परेचर, और मोस्टली 33 डिग्री सेल्सियस माइनस टेम्परेचर पे फ्रीज होगा। तो 0 सॉल्वेंट के लिए डिक्रीज जाके 33 डिग्री सेल्सियस हो रहा है सॉल्यूशन के लिए, तो जो वाटर
में से बना हुआ सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डाउन जा रहा, उसी कोई डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बोलते। क्यों ऐसा हो रहा है वो भी समझेंगे। चलो, we know that water freeze at 0 degree Celsius अथवा तो 273 Kelvin temperature. However, when it is added to salts such as sodium chloride, calcium chloride, etc., can reduce its freezing point instead of water being frozen at 0 degree Celsius. It freezes much below 0 degree Celsius. With NaCl, the temperature falls to -33 डिग्री सेल्सियस, यहां तक नीचे जा सकता है। और इससे को ही क्या बोला जाएगा, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज विच इज नोन एज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट डाउन जा रहा है उसी को ही डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। अब हम देख चुके डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, पर ये डिप्रेशन क्यों होता है वो हमें समझना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो एक एग्जांपल ले लेंगे। अभी हमने देखा था वाटर और सोडियम क्लोराइड का, उसी का डिस्कशन आगे कर लेते हैं। भाई हमारे पास वाटर है तो ये रहेगा लिक्विड फॉर्म में। अब इस वाटर को सॉलिड फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये वाटर में NaCl डाल रहे जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। वो किस फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म। अब इस सॉल्यूशन को मुझे सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखो ये वाटर जिस टेम्परेचर पे आइस बन रहा है वो टेम्परेचर TF0 बोला जाएगा, जो 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ये हम जान चुके कि फ्रीजिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, TF0 डिग्री सेल्सियस, मतलब वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पे वाटर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस टेम्परेचर पे टी लिक्विड वाटर और सॉलिड वाटर, ये दोनों का वेपर प्रेशर, फिर से बोल रहा हूं, जिस टेम्परेचर पे वाटर आइस में कन्वर्ट होगा उस टेम्परेचर पे प्योर वाटर का लिक्विड फॉर्म में वेपर प्रेशर, सॉलिड फॉर्म में वाटर का वेपर प्रेशर जितना हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, उस टाइम वाटर लिक्विड फेस में वेपर प्रेशर और वाटर का सॉलिड फेस में वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा। अब होता क्या है, वाटर में से सॉल्यूशन बन चुका है, तो जब सॉल्यूशन बनेगा तो P लिक्विड सॉल्यूशन, उसका वैल्यू P0 लिक्विड वाटर, ये क्या लिक्विड वाटर मतलब प्योर सॉल्वेंट, और ये प्योर सॉल्यूशन, तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा भाई, वाटर का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा रहेगा। हमने पढ़ा हुआ है राउल्ट लॉ के टाइम पे, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है, तो इसका वेपर प्रेशर कम। अब टेम्परेचर का रोल क्या, टेम्परेचर जब डिक्रीज करते जाएंगे तो दो कंडीशन होगी, एक तो ये वेपर प्रेशर को डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज किया जाएगा तो क्या क्या हो सकता है, लिक्विड सॉलिड में क्यों कन्वर्ट होता है टेम्परेचर डिक्रीज होने के साथ साथ, तो एक तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर फेज में उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, मोशन कम हो जाता है, और वो स्ट्रक्चराइज होकर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और इसकी वजह से उसका वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होता है। दूसरा तरीका है कि कोई भी सब्सटेंस का अथवा तो कोई भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा
तो उतना वेपर प्रेशर लाने के लिए हमें टेम्परेचर को डाउन करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही, कोई भी सब्सटेंस ले लो लिक्विड फेज में, उसका वेपर प्रेशर जितना डिक्रीज जाएगा उतना उसको सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर डाउन ले जाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे वाटर सॉल्वेंट है, उससे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज जा रहा है, तो सोच लो ये टेम्परेचर उसको फ्रीज करके सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर भी डिक्रीज करना पड़ेगा। क्योंकि ये दोनों की कंपैरिजन भी कर लो एडिशन, तो पी प्योर सॉल्वेंट, सॉरी पी प्योर फॉर्म में सॉलिड वाटर, फिर से हेलो, इसका वेपर प्रेशर हम लिखते हैं पी प्योर फॉर्म में सॉलिड वाटर, और पी अब सॉल्यूशन किसके, सॉलिड। अब ये दोनों की कंपैरिजन कर लो, वाटर सॉलिड फॉर्म में मतलब प्योर सॉल्वेंट, उसका वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन को हमें सॉलिड फॉर्म में लाना है तो उसका वेपर प्रेशर, तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा। तो ये जिस टेम्परेचर पे फ्रोज हो रहा है इससे भी लो टेम्परेचर पे सॉल्यूशन फ्रीज होगा। फिर से हमें फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर ले तो सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर समझना होगा। प्योर सॉल्वेंट सॉलिड फेज में हो, वाटर सॉलिड फेज में हो, आइस हो, उसका वेपर प्रेशर, और उसी में से बना हुआ जो सॉल्यूशन है उसको सॉलिड फेज में लाना है तो उसका वेपर प्रेशर, ये दोनों में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, किसका कम होगा, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। और इसके वेपर प्रेशर को कम करने के लिए टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होगा और इसी को ही डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाता है। अब पढ़ते जाओ, चलो पॉइंट को पढ़ लो। When a liquid is added to non-volatile solute, the vapor pressure of solution decrease, and now it become equal to that of the solid solution at lower temperature compared to pure solid solvent. तो ये बात सिंपल हो गई, आप समझ चुके हो। ये जो डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, द लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन cause lowering the freezing point compared to that of the pure solvent. और इसी को क्या बोला जाएगा, thus the freezing point of the solution decrease which is known as depression of freezing point। तो इतने पॉइंट आपको अगर अच्छे से समझ चुके हो तो याद करके लिख लेना। अब बात है सेकंड पार्ट, जो हमें अननोन सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास ढूंढने की फॉर्मूला डिराइव करनी है। तो इसके लिए फिर से ग्राफ आपके सामने आएगा, वही चीज आप फिर से समझोगे। अब टेम्परेचर, वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट तीनों एक दूसरे से रिलेशन में, तो हम टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। किसका, टेम्परेचर अगेंस्ट वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए टेम्परेचर अगेंस्ट वेपर प्रेशर। जानते हो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ कंपोनेंट का वेपर प्रेशर बढ़ता है। तो ग्राफ तो आप इतना तो समझ चुके हो। एक इसके लिए लिक्विड सॉल्वेंट के लिए, एक इसके लिक्विड सॉल्यूशन के लिए टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ेगा और उसी पॉइंट पे जानते हो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम। अब ये एक पॉइंट ऐसा है, कौन सा, ए वाला पॉइंट, जिस पॉइंट पे लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इक्वल हो, इसका मतलब ये क्या हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है, तो इसको क्या बोला जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सिंबल क्या दिया था, TF0। अब देखो यहाँ पे हम आ जाते, इसको मैं एक्सटेंस कर लूं तो
ए वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम हो रहा है, पर सॉल्यूशन का सॉलिड फेज में और लिक्विड फेज में कुछ वेपर प्रेशर यहाँ आके अटक जाता है, यहाँ पे इक्वल नहीं हो रहा है इस टेम्परेचर पे, और मुझे टेम्परेचर डाउन ले जाना पड़ेगा। जैसे कि लिक्विड सॉल्यूशन है तो वेपर प्रेशर इससे डिक्रीज हो रहा है, तो उसको इस पॉइंट पे, जैसे ए वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है, लिक्विड और सॉलिड का वेपर प्रेशर इक्वल हो रहा है। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। फ्रोजन सॉल्वेंट है, सेम वे फ्रोजन लिक्विड भी बोला जाएगा, तो इसको बोला जाएगा TF, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। याद रखना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट TF0, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन TF। तो किसकी वैल्यू ज्यादा है, TF0 इज लार्जर देन TF, तो डेल्टा TF क्या मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू TF0 माइनस TF। तो इसके बेसिस पे हम काउंट करते जाएंगे। जो डायग्राम आपको डिप्रेशन दिखा रहा है फ्रीजिंग पॉइंट में, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। चलो अब बात है, तो आपको मोलिकुलर फॉर्मूला डिराइव करनी हो तब ग्राफ ड्रॉ करके समझाना है। डेल्टा TF किसको बोलेंगे, तो किसकी वैल्यू ज्यादा थी, सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा थी, तो ये आएगा। एक्सपेरिमेंटली ऐसा प्रूव हुआ है कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन is directly proportional to molar concentration of solution। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को निकालेंगे तो एक कांस्टेंट लिखा जाएगा जिसको बोला जाएगा KF, विच इज नोन एज मोलर एलिवेशन, सॉरी मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, जिसको बोला जाएगा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। अब आप जानते हो, मुझे अननोन सब्सटेंस का मोलिकुलर मास निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, इसके फॉर्मूला लिख दो, 1000 इंटू W2 अपॉन मोलर मास इंटू W1। इस मोलर मास को सब्जेक्ट बना दो, आपको अननोन सब्सटेंस का मोलर मास मिल जाएगा। के आपको क्या बोला जाएगा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, यूनिट क्या होगा, केल्विन किलोग्राम पर मोल। इसके बारे में जैसे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का डिस्कशन किया था, वैसे ही मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का भी डिस्कशन किया जा सकता है, तो यही पॉइंट वाइज देख सकते हो। चलो TF0 को क्या बोलेंगे याद कर लो, TF को क्या बोलेंगे वो याद कर लो, डेल्टा TF क्या है वो भी लिख सकते हो आप पॉइंट वाइज। जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाएगा, स्टेटमेंट भी याद कर लो। तो डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, KF लिखा जाएगा। KF की वैल्यू क्या है आप जानते हो, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, अथवा तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोला जाएगा। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट KF को बोला जाएगा। अब मोलर मास ढूंढना है तो क्या करेंगे, यूनिट लिख लिया था हमने, वैल्यू को रख लो, M2 को सब्जेक्ट बनाओ, तो अननोन सब्सटेंस का मोलर मास आपको मिल जाए। व्हाट इज मीन बाय मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, तो सिंपली 1 मोलर सॉल्यूशन बनाओ, उसमें जो डिप्रेशन हो, कोई भी सॉलिड नॉन इलेक्ट्रोलाइट ले लो और उसका 1 मोलर सॉल्यूशन बनाओ, तो इस टाइम पे जो डिप्रेशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट का
वो सेम मिलेगा, कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी और इसी को ही मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोला जाएगा। डिस्कस आगे किया हुआ है ऐसे ही मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की तरह। The depression in freezing point of one molar solution is called molar depression constant, freezing point depression constant अथवा तो cryoscopic constant। 16 ग्राम यूरिया 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व कर लो, जो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा 180 ग्राम ग्लूकोज 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व कर लो, उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज होगा और कांस्टेंट वैल्यू सेम मिलेगी और वही KF है, देख सकते हो। Depression in freezing point of solution is also colligative properties, ये भी colligative properties है, जैसे वाटर, इथेनॉल, साइक्लोहेक्सेन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, डाई इथाइल ईथर, एसिटिक एसिड एंड बेंजीन, वो सभी सब्सटेंस एज अ सॉल्वेंट यूज हो सकते। तो ये सभी सॉल्वेंट के लिए KB एंड KF की वैल्यू अलग अलग होगी, वो अपना खुद का कैरेक्टर है, पर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट वही सॉल्वेंट के लिए एक फिक्स वैल्यू मिलेगी। चलो क्वेश्चन हमने अच्छे से पढ़ लिया हुआ है और इस क्वेश्चन में हमें ढूंढना क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मतलब डेल्टा TF ढूंढना है। जब जो ढूंढना है उसकी फॉर्मूला लिख दो, और डेल्टा TF इज इक्वल टू KF M। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है तो इतनी फॉर्मूला लिखनी, इलेक्ट्रोलाइट आएगा तो हम क्या करना है वो आगे देखेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको मोलालिटी चाहिए, मोलालिटी की फॉर्मूला यहाँ पे इंडिविजुअल कोई जरूरत नहीं, तो यहाँ पे लिख दो KF इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन मोलर मास इंटू W1, बस वैल्यूज लिख दो। ये होगा W2, इसका मोलर मास निकाल दो, ये होगा W1 और डेल्टा T को सब्जेक्ट बना दो, आंसर आ जाएगा। सिंपल बात है, मॉलिक्यूलर मास पहले तो इथिलीन ग्लाइकोल का सही तरह से काउंट कर लो, देखते जाओ। W2 W1 और मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल 62 ग्राम पर मोल रहेगा। वैल्यूज लिखनी है बाद में आपको, पहले मोलालिटी निकाल दी हुई है, मोलालिटी की वैल्यूज लिख दी हुई है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ये तो डेल्टा TF है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, तो फिर से डेल्टा TF याद रख लेना, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन से ज्यादा होता है, बस वैल्यूज लिख लो। ये रहेगा आपका 2.2506। अब वाटर का ये आपको क्या मिलेगा, अगर आपने यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस लिख दिया तो ये डिप्रेशन आपको डिग्री सेल्सियस में मिलेगा, आंसर माइनस कर लो। TF इज इक्वल टू माइनस 2.2506। तो दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, डिग्री सेल्सियस में मिलेगा, देखते जाओ। केल्विन में लेना है तो आपको यहाँ पे 273.15 TF0 लेके कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आंसर आपका केल्विन में आ जाएगा। एग्जाम्पल 1.10 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट डिसॉल्व इन 5 ग्राम ऑफ बेंजीन लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन by 0.40 Kelvin. Kelvin में the freezing point depression constant of benzene is given. Find the molar mass of solute. तो क्या किया जाएगा, तो वही फॉर्मूला लिख दो, कौन सी, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1।
चलो ये M2 को सब्जेक्ट बना दो, यहाँ पे M2 लिख दो और यहाँ पे डेल्टा TF लिख दो, देखते जाओ। अब ये आपका क्या है, तो W2 है, ये क्या है, W1 है। मोलर मास ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट ढूंढना है, ये डेल्टा TF है, ये वाली वैल्यू, और ये वाली वैल्यू आपकी KF। बस वैल्यू रख के सब्जेक्ट बनाओ, आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट करते जाओ खुद। अननोन सब्सटेंस का मोलिकुलर मास इतना आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A 5% solution by mass of cane sugar in water has freezing point of 271 Kelvin. Calculate the freezing point of 5% glucose in water if freezing point of pure water is 273.15 Kelvin. देखो यहाँ पे दो अलग अलग है। फर्स्ट में क्या है, कैन शुगर। कैन शुगर मतलब आपको सुक्रोज लेना है, C12H22O11, मोलिकुलर मास 342 ग्राम पर, और ये फ्रीजिंग पॉइंट उसका दे रखा हुआ है। तो पहले तो आपको डेल्टा TF मिल जाएगा, क्योंकि वाटर का भी फ्रीजिंग पॉइंट आपके पास है, एक्वियस सॉल्यूशन रहेगा, तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करके डेल्टा TF निकाल। ये ढूंढ के क्या करोगे, वो भी क्वेश्चन तो रहेगा ना, डेल्टा TF निकाला क्यों जा रहा है। तो पहले तो कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें ढूंढना क्या है वो इम्पोर्टेंट है। 5% ग्लूकोज का वाटर में सॉल्यूशन है, उसके लिए आपको TF ढूंढना है। किसके लिए, 5% ग्लूकोज, उसके लिए TF ढूंढना है। और ये है 5% सुक्रोज, उसकी डिटेल्स आपको सब दे दी गई। तो एक कंडीशन की सभी डिटेल्स आपके पास है। 5% से ऊपर से आप क्या ढूंढ सकते हो, मोलालिटी ढूंढ सकते हो। क्या ढूंढ सकते हो, मोलालिटी। डेल्टा TF भी मिल जाएगा। तो नॉन नहीं है वो क्या है, KF अननोन है, तो इसके ऊपर से KF मिल जाएगा। उस KF की वैल्यू यहाँ पे डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, इस फॉर्मूला में डाल दोगे तो 5% के ऊपर से मोलालिटी तो आपको मिल ही जाएगी। डेल्टा TF आपको ग्लूकोज के लिए मिलेगा, नहीं मिलेगा क्योंकि ये दिया ही नहीं है, पर KF आप जानते हो तो ये मिलेगा। एक तरीका ये, इसके ऊपर से KF निकालो, यहाँ पे KF की वैल्यू डाल दो, हो जाएगा आंसर। दूसरा तरीका क्या है, जब ये कंपैरिजन हो तो ये डेल्टा TF किसके लिए, सुक्रोज के लिए, इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी, किसके लिए, सुक्रोज के लिए, फिर से डेल्टा TF किसके लिए, ग्लूकोज के लिए, अपॉन KF। अभी मैंने बोला था सॉल्वेंट सेम हो तो KF की वैल्यू सेम रहती है, और यहाँ पे KF अपने अपने से कट जाए। 5% सुक्रोज के ऊपर से मोलालिटी ढूंढ लो, 5% ग्लूकोज के ऊपर से मोलालिटी ढूंढ लो, ये नॉन होगा तो डेल्टा TFG आपको मिल जाएगी, और इसके ऊपर से TF फ्रीजिंग पॉइंट ढूंढ सकते हो। देखते जाओ स्टेप वाइज। पहले तो 5% कैन शुगर के लिए KF निकाल दिया हुआ है, KF को सब्जेक्ट बनाओ, KF मिल जाए। चलो इसको सेकंड पार्ट में रख लो, ग्लूकोज के लिए तो डेल्टा TF मिल जाएगा, इसके ऊपर से TF की वैल्यू मिल जाएगी।
अब आपके सामने क्वेश्चन है जो GHSCB 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हो कि भाई यहाँ पे एलिमेंट्स ए और एलिमेंट्स बी, दो एलिमेंट्स कंपाउंड्स बना रहा है, जिसमें एक का नाम है AB2 एंड दूसरे का नाम है AB4। तो ए एलिमेंट्स बी एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होके एक कंपाउंड बना रहा है AB2, तो ये 2 लगेगा। दूसरे कंडीशन में एक एलिमेंट्स बी एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होके AB4 कंपाउंड्स बन रहा है, तो ये 4 लगेगा। इतना फिक्स है। अब क्या किया हुआ है, तो व्हेन डिसॉल्व्ड इन, ये दोनों को बेंजीन में डिसॉल्व कर लिया गया है, अलग अलग कंटेनर में बेंजीन में डिसॉल्व कर लिया। और बेंजीन कितना लिया हुआ है, 20 ग्राम, देख सकते हो। ये कितना लिया हुआ है, 1 ग्राम। AB2 कितना लिया हुआ है, 1 ग्राम। AB कितना लिया हुआ है, 1 ग्राम। अब सॉल्वेंट में से सॉल्यूशन बनेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। AB2 के लिए ए वैल्यू है 2.3 केल्विन और AB4 के लिए ए वैल्यू है 1.3 केल्विन। एक मिनट, हाँ 1.3 केल्विन। तो अब आपको क्या करना होगा, तो डेल्टा TF दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, दोनों नॉन है, तो आपको मोलिकुलर मास इसका मिल जाएगा। फॉर्मूला लिख दो, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF 1000 W अपॉन मोलर मास इंटू W0। वैल्यूज लिख लो, KF भी दिया हुआ है, तो इसका मोलिकुलर मास मिल जाएगा। सेम में इसका भी मोलिकुलर मास मिल जाएगा। पहले मोलिकुलर मास निकाल के क्या करना पड़ेगा, आपको 2 फॉर्मूला मिलेगी। ये मोलिकुलर मास ही हो जाएगा। यहाँ पे मोलिकुलर मास लिख दो, मोलिकुलर मास ऑफ M2 इसके लिए, और यहाँ पे भी मोलिकुलर मास लिख दो, मोलिकुलर मास ऑफ AB4, मोलिकुलर मास ऑफ AB2। 2 इक्वेशन मिलेंगे। बाइनोमियल के हिसाब से सिंप्लीफाई कर दो तो ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। देखते जाओ। फॉर AB2 वैल्यूज लिख ली हुई है, सेम में फॉर AB4 वैल्यूज लिख ली हुई है। इक्वेशन मिल जाएगा आपको। M2 ढूंढ लो, AB2 के लिए M2 की वैल्यू कुछ आ जाएगी, तो एक फॉर्मूला मिल जाएगी। AB4 के लिए सेम वे, दोनों 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लो। अब इक्वेशन 2 और 1 का सब्ट्रैक्शन कर लो। इक्वेशन 2 इक्वेशन 1, एक कटेगा, 2B इज इक्वल टू 85.28 मिलेगा, तो B इज इक्वल टू आपको 42.64। इस वैल्यू को कोई भी इक्वेशन में डालो, A मिल जाएगा। तो अब आपको A और B दोनों का एटॉमिक मास मिल चुका हुआ है, तो ये आंसर आपका आ जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ A एंड एटॉमिक मास ऑफ B। सेम वे एक क्वेश्चन का आंसर आपको खुद लाना है, कुछ करना नहीं है, W2 ढूंढना है। फॉर्मूला आपके सामने, वैल्यूज लिखते जाओ तो आंसर आ जाएगा।